आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी आंख खुले और आप एक ऐसे शरीर में हो जो आपका नहीं है, एक ऐसा घर जिसे आपने सपने में भी नहीं देखा। आर्यन के साथ यही हुआ। कल तक वो 21वीं सदी का सबसे बड़ा डेटा साइंटिस्ट था, जो करोड़ों के फैसले सेकंड्स में लेता था। लेकिन आज आज वो एक मिट्टी की झोपड़ी में है। सामने एक बच्चा भूख से तड़प रहा है और एक औरत जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं उसे स्वामी कहकर पुकार रही है। आर्यन को लग रहा था ये कोई बुरा ख्वाब है, लेकिन दर्द असली था। वो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका था एक ऐसे जमाने में जहां बिजली एक चमत्कार थी और गरीबी एक श्राप। लेकिन आर्यन के पास एक ऐसी ताकत थी जो इस सदी के किसी राजा के पास भी नहीं थी। फ्यूचर नॉलेज। आज की कहानी सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक जंग है। एक जीनियस दिमाग की जंग इस पुरानी दुनिया के रिवाजों और दुश्मनों के खिलाफ। कहानी के अंत तक रुके रहिए, क्योंकि जो राज आर्यन को मिलने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। क्या आर्यन इस गरीबी और दुश्मनों से भारी दुनिया में सरवाइव कर पाएगा, या फिर ये नई जिंदगी उसकी मौत बन जाएगी? कहानी के अंत में एक ऐसा राज खुलेगा जो आर्यन की पहचान को हमेशा के लिए बदल देगा। आर्यन को समझ आता है कि वो 1920 के किसी पिछड़े इलाके जैसी जगह पर है। उसका नया नाम माधव है। उसका घर मिट्टी का है और उसकी पत्नी मीरा और बेटी छोटी कई दिनों से भूखे हैं। माधव अपने मॉडर्न दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो देखता है कि गांव के लोग गंदा पानी पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। वो मिट्टी, कोयले और बारीक रेत का इस्तेमाल करके एक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाता है। लोग यूज पागल समझते हैं, लेकिन जब पहला साफ पानी निकलता है तो सब हैरान रह जाते हैं। माधव ने सिर्फ पानी साफ नहीं किया था, उसने लोगों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया था। लेकिन हर तरक्की अपने साथ दुश्मन लाती है। ठाकुर दिग्विजय, जिसका पूरे इलाके पर खौफ था, उसे माधव का ये बदलता रूप पसंद नहीं आया। उसे लगने लगा कि अगर ये गांव वाला इतना समझदार हो गया तो उसकी गुलामी कौन करेगा। ठाकुर ने माधव के फिल्टर तोड़ दिए, उसकी फसल बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन माधव डरता नहीं था। उसे पता था कि हिस्ट्री के मुताबिक अगले कुछ महीनों में यहां भयंकर सूखा पड़ने वाला है। जहां सब लोग बारिश की दुआ कर रहे थे, माधव चुपचाप जमीन के नीचे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जाल बिछा रहा था। खेती के तरीके पर काम शुरू करता है। सूखा पड़ता है, पूरे गांव की फसल जल जाती है, लेकिन माधव का खेत हरा भरा रहता है। मीरा और छोटी अब भूखी नहीं सोती। माधव गांव वालों की मदद करता है और बदले में वे उसे अपना नेता मान लेते हैं। माधव अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहता। वो पुराने जमाने के सामानों से साबुन और गन्ने के प्रसंस्करण की यूनिट लगाता है। उसका बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि शहर से लोग उससे मिलने आते हैं। लेकिन कामयाबी की इस चोटी पर पहुंचकर आर्यन को कुछ ऐसा मिला जिसने उसके खून को जमा दिया। अपने पुराने घर की दीवार के पीछे उसे एक सदियों पुरानी डायरी मिली। जब उसने पहला पन्ना पलटा तो उसके होश उड़ गए। डायरी में उसका असली नाम आर्यन लिखा था और उसमें लिखा था, मैं जानता हूं तुम 2024 से यहां आओगे। ये तुम्हारा पहला सफर नहीं है। आर्यन थर थर कांपने लगा। क्या ये ट्रांसमाइग्रेशन, कायांतरण कोई इत्तेफाक नहीं था? ठाकुर दिग्विजय अब माधव को मारने की साजिश रचता है। वो माधव के कारखाने में आग लगा देता है। माधव के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी जान बचाए या अपने परिवार और मेहनत को। माधव अपनी मॉडर्न रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करता है। वो ठाकुर को
अपने ही जाल में फंसा देता है। वो दिखाता है कि उसके पास कोई जादू नहीं, बल्कि साइंस, विज्ञान है। ठाकुर की सारी अवैध संपत्ति पकड़ी जाती है और माधव पूरे इलाके का सबसे बड़ा उद्योगपति बन जाता है। शाम का वक्त है। माधव अपने परिवार के साथ बैठा है। वह मीरा से पूछता है कि क्या उसे कभी लगा कि वह बदल गया है। मीरा मुस्कुराती है और कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मेरे लिए आप वही हैं जिसने हमें जिंदगी दी। लेकिन आर्यन जब आईने में देखता है तो उसे अपने पीछे एक परछाई दिखती है, वही असली माधव। उस डायरी का राज ये था कि आर्यन कोई पहला आदमी नहीं था जो ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। ये एक चक्र है जो हर 100 साल में दोहराया जाता है। और अगला नंबर किसका होगा? कामयाबी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि उस ज्ञान से मिलती है जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन याद रखिए, हर नई जिंदगी की एक पुरानी कीमत होती है। क्या आप वह कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं?